अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक आमदनी हेतु लीची की तुड़ाई के समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। धान के उन्नत बीजों के चयन पर तकनीकी जानकारी। अच्छे उत्पादन के लिए सूरजमुखी की फसल में जरूरी कार्य। प्रदेश के जिन बागवान भाइयों ने लीची के बाग लगाए, उनके बागों में इस समय फल पकने की अवस्था पर है और इस अवस्था पर हमारे बागवान भाइयों को फलों की तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकिंग इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे आगे चलकर उन्हें अच्छे बाजार भाव की प्राप्ति हो सके। तो बागवान भाइयों, आप इन कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा। आज आपको हम बताएंगे कि फलों की तुड़ाई कैसे की जाए पकने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि फल कब तोड़े जाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि कच्चे फल लगे हैं, मई के अंत से लेके जून के अंत तक इन फलों की तुड़ाई की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं लीची के फलों की तुड़ाई के समय की। तो हमारे बागबान भाइयों को लीची के फलों की तुड़ाई से पहले उसकी परिपक्वता अवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर बागबान भाई फलों की पूर्ण परिपक्वता से पहले ही उसकी तुड़ाई कर देते हैं तो उन्हें अच्छी क्वालिटी के फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारे बागबान भाई अपने लीची के फलों की तुड़ाई कब करें, आइए जानते हैं। तो फलों की तुड़ाई करने के लिए सबसे पहले हम बाहर का जो उसका हिस्सा है, जो छाल है, उसका रंग देखते हैं कि किस रंग का है। तो जब इसका ये बाहर का छिलक गहरे लाल रंग का हो जाए तब हम इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ देखते हैं, इसके अंदर का भाग हल्का गहरा लाल होना चाहिए। इसके अलावा फल का जो वेट है 25 ग्राम के आसपास होना चाहिए फल का, और उसका अपेक्षित घनत्व 1 से लेके 1.02 तक हो जाना चाहिए। और जब फल खाएं तो उसमें मिठास आना चाहिए, अर्थात उसमें शर्करा की मात्रा 12 से लेके 16% होनी चाहिए और अम्लता 0.55 हो जानी चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि फल हमारा लगभग पकने को तैयार है। और जो फल की अवधि है कि कितनी अवधि में फल हमारा पकता है तोड़ने के लिए, तो इसमें 50 से लेके 60 दिन लगते हैं। तो वो ड्यूरेशन भी आपको काउंट करना है कि फल को हमारे 50 से 60 दिन हुए हैं या नहीं। अब 50 से 60 दिन या 70 दिन तक हमें उसको टाइम देना चाहिए। अब बात आती है लीची के फलों की तुड़ाई के समय ध्यान देने योग्य बातों की। तो बागबान भाई लीची के फलों का अच्छा बाजार भाव प्राप्त करने के लिए फलों की तुड़ाई किस तरह से करें, आइए जानते हैं। पहले तो ये बात है कि फल को सुबह या शाम तोड़ना चाहिए। सुबह शाम हम इसलिए तोड़ते हैं फलों को कि उस टाइम गर्मी
कम होती है। गर्मी कम होती है तो वाटर का लॉस कम होता है और वेट का लॉस भी कम होता है। इसलिए सुबह शाम फल तोड़ने चाहिए। धूप के टाइम हमें कभी भी फल नहीं तोड़ना चाहिए। फल तोड़ते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फल तोड़ें तो लगभग गुच्छे की साथ में 40 से 50 सेंटीमीटर तक डंडी पीछे की साइड, पेड़ की साइड, तने की साइड में ले जाके सिकेटियर से अच्छी प्रकार से काटें और पत्तियों सहित। और गुच्छों को तोड़ने के उपरांत उनको कहीं जहाँ ठंडी जगह हो, पेड़ के नीचे या जहाँ भी आपने फल रखते हो वहाँ पे रखें। और रखने के बाद उनको अच्छी तरीके से गीले कपड़े या पत्तियों से ढक दें और 3-4 घंटे तक उनको ढके रहना चाहिए, जिससे कि जो फील्ड की गर्मी है वो उसमें से, फलों में से निकल जाए। निकलने के बाद हम इनके गुच्छे, कुछ पत्तियां कम करते हैं और डंडियों सहित इसको हम पैक करते हैं। और ये पैकिंग 1 से 2 किलो के डब्बे में की जाती है। पैकिंग के दौरान किस्म का नाम, ग्रेड एवं पैकिंग की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि खरीदार को फलों की गुणवत्ता का पता चल सके। ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत के लिए छोटे छोटे डिब्बों को एक जगह पर रखकर प्लास्टिक की पतली पेटियों में बांधकर 800 से 1000 किलो तक के बड़े पैकिंग बना लेते हैं। पैकिंग गृह का तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। फलों को 4 से 5 घंटे तक इसी तापमान पर रखने के बाद उनको डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में भरने के बाद करीब 1 से 2 घंटे तक उनको इसी तापमान पर रखते हैं। इसके उपरांत प्री कूलिंग की जाती है और शीत भंडारण के लिए फलों को तैयार करने के लिए प्री कूलिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है। प्री कूलिंग के बाद ही पैक किए गए फलों को शीत गृह में भंडारित किया जाता है। इसके बाद फलों को विक्रय के लिए अपने बाजार में, जिला मंडी, दूसरे प्रदेशों व विदेशों में भेजा जाता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसान भाई अब खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं और वो अपने क्षेत्रानुसार विभिन्न फसलों के बीज की खरीदारी भी कर रहे हैं। तो जैसा कि खरीफ मौसम में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की फसल ली जाती है, ऐसे में किसानों के सामने उन्नत बीजों के चयन में कई जटिलताएं आती हैं। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु आज हम आपको मिलवाते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से, जो पंतनगर विश्वविद्यालय में विकसित धान की उन्नत प्रजातियों पर जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आपको कौन सा धान लगाना है, आपको मोटा धान लगाना है या बारीक धान लगाना है, तो इसमें जो है प्रजाति हैं मोटे धान की अलग और बारीक धान की अलग। तो इसके लिए आपको पहले चुनना होगा कि किस तरह का आपको धान लगाना है। हमारे जिन भी किसान भाइयों को मोटे अथवा पतले धान में से कोई भी धान को लगाना है तो वो इसकी उपज क्षमता के अनुसार कौन सी प्रजाति का चयन करें, आइए जानते हैं। तो इसमें जो है हमारी पंत सुगंध धान 15 प्रजाति जो है उसकी उपज क्षमता 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि बारीक धान है और सुगंधित भी है। और इसी प्रकार से एक वैरायटी है पंत सुगंध धान 17, जो कि हमारे यहीं पंतनगर से ही विकसित की गई है। उसकी भी उपज 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। मोटा धान लगाना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास 3 प्रजाति हैं जो कि पंतनगर से विकसित हैं। पंत धान 19, पंत धान 18 एंड पंत धान 24, जो कि मोटे धान की प्रजातियां हैं और इनकी उपज क्षमता 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है तीनों की।
और मोटे धान में उपलब्ध है, बल्कि पंत धान 18 जो है उसका दाना जो है मध्यम पतला है। इन प्रजातियों के अलावा हमारे जो किसान भाई धान की संकर प्रजातियों को लगाना चाहते हैं, वो इनके पकने की अवधि और उपज क्षमता के अनुसार कौन सी प्रजातियों का चयन करें तथा वो इनकी बुआई कब करें, आइए ये भी जानते हैं। संकर धान में प्रजातियां जो कि हमारे पास हैं, 2 प्रजाति हैं। एक पंत संकर धान 1 जो कि जल्दी पकने वाली किस्म है, वो करीब 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उसकी उपज क्षमता 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी है पंत संकर धान 3 जिसकी उपज क्षमता लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और वो 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इन बीजों को बोने के लिए आप पंतनगर से ये प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं, जो कि BSPC पंतनगर बीडर्स सीड प्रोडक्शन सेंटर पंतनगर पर उपलब्ध हैं तथा NEBCRC क्रॉप रिसर्च अनुसंधान केंद्र पर भी ये प्रजातियां उपलब्ध हैं तथा इनका बीज आप उपलब्ध कर सकते हैं। समय से बोने के लिए आप जो है इसका बीज प्राप्त कर लें, समय से ही मई में इसका बीज प्राप्त कर लें। और इनका जो बोने का समय है, उपयुक्त समय जो है जून का, इसमें आप इन सभी वैरायटियों को बो सकते हैं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने जायद सूरजमुखी की बुआई समय पर की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है, जिससे कि फसल की उचित बढ़वार हो सके और आगे चलकर इससे अधिक उत्पादन की प्राप्ति भी हो सके। इसलिए सूरजमुखी की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना आवश्यक है, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भारती से। किसान भाइयों, जो भी किसान का 50 से 60 दिनों का सूरजमुखी का फसल उनके खेतों में हो गया है, उसे सावधानी पूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है और अंतिम सिंचाई हमें उसमें कर देनी चाहिए। जल्द से जल्द 65 से 70 दिन के अंदर में हम लोग जनरली कहते हैं, लेकिन अगर आप इरिगेशन की सुविधा हो तो उसे हम लोग तत्काल सिंचाई की व्यवस्था तुरंत करके हमको देना चाहिए। और जो हमारा नाइट्रोजन का दो भाग हमारा अनुशंसित है, उसको मिट्टी चढ़ाने के बाद पहला हम लोग दे देते हैं और बचे हुए नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग इस सिंचाई के बाद अवश्य कर दें। और किसान भाई ज़रूर ये ध्यान देंगे कि इस सिंचाई के बाद हम लोग जब हमारी परिपक्वता की अवस्था आएगी, उस अवस्था में मुझे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, सूरजमुखी की फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों जैसे रस चूसक कीटों में माहू, जैसीड आदि का प्रकोप होता है, जो कि पौधों की कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इनके प्रभावी नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा अभी सूरजमुखी की फसल में पत्ती तथा दाने खाने वाले पिल्लू का प्रकोप होता है। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई क्लोरपाइरिफॉस दवा की 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, सूरजमुखी की फसल इस समय पुष्पन अवस्था में है और कहीं कहीं फसल में दाने भी बन रहे हैं, जिनको देखकर कुछ पक्षी इस फसल के दाने को खाकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अतः पक्षियों से फसल को बचाने के लिए फूल बनने पर फूलों को कपड़े से ढक दें या फिर सुबह, दोपहर, शाम के समय फसल की निगरानी करें। इसके अलावा पक्षियों को शोर करके भी भगाया जा सकता है। सूरजमुखी की फसल पर परागित फसल है, अतः फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें परागण क्रिया कराना जरूरी है। फसल में परागण कराने के लिए हाथों में कपड़ा बांधकर एक फूल से दूसरे फूल पर हल्के हाथ फेरें, इससे परागण क्रिया जल्द हो जाती है। जो हमारा मुंडक का जो आकार होगा
उसे हमें विशेष ध्यान देने के लिए हमें सिंचाई एवं शस्य क्रियाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब उसमें दाना का रंग काला हो जाए और मुंडक के पीछे वाले भाग नारंगी एवं पीले रंग का दिखाई देने लगे तो किसान भाई उसे समझ लेना चाहिए कि हमारा फसल अब तैयार होने के कगार पे है। इस अवस्था में हमें ध्यान देना होगा कि जब हम उसके मुंडक की कटाई करते हैं, मैंने हेड की जब हम कटाई करते हैं उस समय हमें ध्यान देना है कि मुंडक की कटाई हमें अपने फील्ड में करके और उसे एक जगह जमा कर ले और 2 से 3 दिन हमें उसे सुखाने के बाद उसे हमें फिर आगे का जो भी शस्य क्रियाएं हैं उसे करना चाहिए। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पॉली हाउस में खेती करने से विपरीत मौसम और अधिक पैदावार और अच्छी आय मिलती है। इसकी खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करते हैं वो अधिक लाभ भी ले रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको गांव नंदोली, जिला राजसमंद के प्रगतिशील किसान बाबूलाल से मिलवा रहे हैं, जो कि पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करके अच्छी आय ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। मैंने ये वर्ष 2013-14 में ये ग्रीन हाउस लगाया था। सबसे पहले टमाटर की फसल ली मैंने, जिसका लगभग 32 टन के आसपास प्रोडक्शन हुआ। लगभग 4,95,000 रुपये के करीब कमाई हुई। ये करीब 1,000 वर्ग मीटर के अंदर लगा हुआ है। उसके बाद 4 फसल मैंने खीरा की ली है। तो 5वीं जो फसल है वो शिमला मिर्च की है। किसान भाइयों, इनको पॉली हाउस लगाने के लिए सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया गया, यानी कि इन्हें 1,000 वर्ग मीटर के लिए 7,10,000 रुपए अनुदान के रूप में मिला तथा 2,35,620 रुपए इनकी लागत लगी। लगभग प्लांट हैं, इसमें 2200 पौधे हैं। बेड टोटल 21 बेड हैं और लगभग एक बेड की हाइट है 16 इंच के आसपास है और चौड़ाई है 85 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी है लगभग 12 इंच के करीब है। ड्रिप से जो पानी दिया जा रहा है वो 10 से 12 मिनट सुबह देते हैं और दिन में 2 से 3 के बीच में 5 मिनट करीब ड्रिप से पानी दिया जाए। मतलब एवरेज 2,500 लीटर पानी पर डे का कंज्यूम होता है और अगर फोगर चलाते हैं तो कम से कम 4,000 लीटर पानी पर डे का इसके अंदर चाहिए रोज का। फोगर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से फोगर हम काम में नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने कीटनाशक दवाओं का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया। वे स्वयं ही जैविक कीटनाशक बनाते हैं। तो यह कीटनाशक बनाने के लिए नीम के पत्ते 0.5 किलो, आक के पत्ते 100 ग्राम, सीताफल के पत्ते 100 ग्राम, गौमूत्र 20 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में कूट पीसकर मिर्च की फसल पर छिड़काव करते हैं। नीम के पत्ते और सीताफल और आकड़े का पत्ते को पीस के 2-2 किलो सबको पीस के और एक 25 लीटर की एक टैंक में भर के और गौमूत्र की मात्रा 5 लीटर रख के और रोज स्प्रे किया। करीब 1.5 लीटर गोल बना के 15 लीटर की पानी की टंकी में लगभग 10 से 12 बार इस पे स्प्रे कर चुके हैं। बाकी कोई दूसरी दवाई का कोई स्प्रे नहीं किया अभी। इस प्रकार से जैविक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से कीटों का नियंत्रण तो आसानी से हो ही गया, साथ ही इनके उपयोग करने से खर्च भी कम आता है। फल है वो थोड़ा अच्छा है और मार्केट में वैल्यू भी उसकी है करीब बढ़िया मिल रही। लगभग 4 महीने के आसपास हो गए हैं। 90 दिन के बाद इसका प्रोडक्शन आया। 20
22 दिन से प्रोडक्शन चल रहा है, लगभग 8 क्विंटल के आसपास मार्केट में सेल हो गया है और मार्केट में लगभग 45 रुपये एवरेज इसका रिटर्न मिला है भाव में। अभी तक लगभग 9 महीने चलेगी, अभी 5 महीने और चलेगी ये फसल, लगभग दिसंबर के आसपास तक ये फसल चले। अब आइए बात करते हैं कि इन्हें इस 1000 वर्ग मीटर पॉली हाउस में हरी और कलर कैप्सिकम की फसल से कितनी आय प्राप्त हुई। इन्हें अभी तक कुल उत्पादन लगभग 25 क्विंटल मिला है, जिसको बाजार में औसतन 45 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से बेचा। इस प्रकार इन्हें अभी तक 1,12,500 रुपए मिले तथा इनका उत्पादन दिसंबर तक मिलेगा और पूरी फसल से इनको 160-170 क्विंटल उत्पादन मिल जाएगा। शिमला की फसल बोना चाहते हैं तो लगभग इसमें 20 से 22 हज़ार रुपये का खर्च आता है, जिसमें 12,000 रुपये के करीब तो आपको बीज का खर्च आता है। ये लगभग 1,000 वर्ग मीटर के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपये का लेबर खर्च आता है और 22 से 23 हज़ार रुपये का खाद और बीज और फर्टिलाइज़र का खर्च आता है। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ये आपका खर्च होता है, जिसमें लगभग आपको अगर ये प्रोडक्शन 9 महीने कंप्लीट चलता है या 9 महीने ये फसल कंप्लीट चलती है तो लगभग आपको 7 से 8 लाख रुपए का इस शिमला मिर्च के अंदर से मुनाफा हो सकता है। किसान भाइयों से एक संदेश है कि अगर आप इस तरीके की खेती में अगर जाते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, प्लस रोज़ का रोज़ अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है जो मेरे हिसाब से मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। लगभग मैंने ये 5वीं फसल ले रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक किसान भाई प्रति माह 40 से 50 हज़ार रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है चौरी चौरा जिला गोरखपुर के कृषक अवधेश कुमार ने। यह ब्रायलर मुर्गियों में लगने वाली बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो अवधेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको ब्रॉयलर फार्मिंग के विषय में बताऊंगा और ब्रॉयलर फार्मिंग में भी मुख्य जो 2 अपनी बीमारियां हैं ब्रॉयलर्स की, उनके बारे में हम बताएंगे। पहली बीमारी होती है जो आरडी की होती है, रानीखेत डिजीज बोलते हैं। ये वायरस के द्वारा फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो कि बहुत तेजी से फैलती है। ये रोग लगभग 5 से 7 दिन का होता है और इससे सभी उम्र की मुर्गियां प्रभावित होती हैं। इस रोग के फैलने के प्रमुख कारण जैसे कि ये रोग हवा के माध्यम से सांस के द्वारा, बीमार पक्षियों से स्वस्थ पक्षियों में, दूषित पानी और खाने के माध्यम से, या जो बिछावन है वो प्रदूषित है उसके माध्यम से आता है। इस रोग से ग्रसित मुर्गियों में जो लक्षण दिखाई देंगे वो पक्षी अचानक सुस्त हो जाएंगे, उनकी गर्दन टेढ़ी हो सकती है, चेहरे पर सूजन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक से श्राव हो सकता है। जनरली जो फ्लॉक साइज होगा वो आपका फ्लॉक एकदम मॉर्बिडिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जानवर मरता कम है लेकिन ढीला पड़ा रहता है, अस्वस्थ रहता है। तो मरे बर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं तो गिजार्ड एक ऑर्गन होता है उसका, गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस के बीच में जब आप ध्यान से देखेंगे तो हीमोरेजिस वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देंगे। हीमोरेजिस का मतलब ये रहता है कि लाल लाल सा बिंदी जैसा खून के धब्बे वहां पर दिखाई देंगे प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड के बीच में। जो इसकी खाने की नली है, जहां पर दाना तो यहाँ स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप, उसको कहते हैं क्रॉप। क्रॉप के नीचे एक जगह होती है जिसे कहते हैं गिजार्ड, जो एक्चुअल स्टमक होता है जहाँ पर दाना जो खाता है जानवर, उसका वहाँ पर डाइजेशन होता है। उसके और ठीक ऊपर होता है प्रोवेंट्रिकुलस। उन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन में ये हीमोरेजिक पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब अपने को आरडी कंफर्म हो जाता है। तो आरडी में जनरली क्या होता है, रानीखेत डिजीज जो होता है तो उसका वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन अमूमन जो किसान करते हैं 6वें 7वें दिन करते हैं। सर्दियों के दिनों में तो हम लोग वैक्सीन को ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में दे सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में भी देना भी है तो
6 ग्राम मिल्क पाउडर प्लस 1 लीटर पानी और उसी में अपन वैक्सीन देते हैं साथ में। और लेकिन गर्मियों में अगर आप ये प्रक्रिया ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। गर्मियों में आप ऐसा करें कि सीधे जो आई ड्रॉप पे ही डालें, जो वैक्सीन का ड्रॉप है सीधे आईज में डालेंगे तो इंट्रा ऑक्यूलर कहते हैं इसको, ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा बीमारी रहता है गंबोरों का, इसको IBD भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। ये एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का फैलाव विषाणु युक्त हवा, पानी तथा आहार के द्वारा होता है। इस रोग से ग्रसित मुर्गियों के प्रमुख लक्षण जैसे कि शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी, गर्दन नीचे करके पंख फैलाकर बैठ जाना, स्वपरीक्षण के उपरांत जांघ एवं छाती की मांसपेशियों पर खून के लाल धब्बे दिखना इत्यादि है। इस बीमारी में बर्ड के जहाँ मुर्गी के जहाँ पर वो बीट करती है, बीट के ठीक ऊपर जगह जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर बर्सा फैब्रिकस होता है। बर्सा फैब्रिकस एक ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड स्वलन हो जाता है, ये फूल जाता है। इसके फूलने की वजह से बर्ड जो है अपने लक्षण दिखाने लगेगा तो और इतनी तेज बर्ड में मॉर्टलिटी होती है, मृत्यु दर इतना तेज होता है कि रात में आप फार्म में देख जाएंगे कि आपके सारे बर्ड हैं और सुबह आप देखेंगे तो आपके फ्लॉक में कोई भी बर्ड जीवित नहीं बचेगा। उसके लिए भी 2 तरीके हैं उससे बचाव के लिए। वैक्सीनेशन सबसे प्राथमिक है। वैक्सीनेशन उसी प्रकार से करना है जैसे RD का आप लोग करते हैं। तो IBD जो वैक्सीन है, IBD वैक्सीन सेम ड्रिंकिंग वाटर में भी दे सकते हैं आप, इंट्राऑक्यूलर भी डालते हैं, लेकिन गर्मियों में प्रयास ये करना चाहिए कि इंट्राऑक्यूलर ही डालें। इंट्राऑक्यूलर में एक तो सारे बर्ड्स को चला भी जाता है आँख में और सबका बचाव एक साथ एक बार में ही हो जाता है। तीसरा वैक्सीन जो फार्मर जो ज़्यादा दिन तक ब्रॉयलर को अपने फार्म में रखते हैं 30-35 दिन 40 दिन, तो वो 32वें दिन के आसपास में एक बार फिर से F1 स्ट्रेन का वैक्सीनेशन दोबारा करते हैं। ये RD का बचाव करता है क्योंकि लंबे समय तक रखना होता है। जो किसान भाई 30 दिन के अंदर में ही बर्ड निकाल देते हैं तो उनको दोबारा F1 की वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर आप बीमारियों से अपने फार्म को बचा के रखेंगे, अपने चूज़ों को बचा के रखेंगे तो आपको और अधिक फायदा होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मधुमक्खी पालन कर अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। उचित बढ़वाड़ हेतु मेंथा की फसल के लिए की जाने वाली आवश्यक प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।